पूनम साहू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छठी टांगर की साइंस की शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर शुरू करूँगी। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग आज रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि क्या क्या चीजें परिवर्तित होते हैं। हम अपने घरों से शुरुआत करते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो सबसे पहले सूखा चावल लेते हैं और चावल को जब गर्म पानी में खौलाते हैं तो चावल का पूरी रूपरेखा ही चेंज हो जाती है। एक सूखी चावल से एक वो भात बन जाता है। तो यह एक जो परिवर्तन हुआ यही एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर जब हम लोग रोटी पकाते हैं, जब रोटी पकाते हैं तो एक आटा को हम लोग लेते हैं, आटा को पानी में गूंथते हैं तो उसका एक ठोस आकार बन जाता है। फिर उस ठोस आकार को छोटे छोटे लोइया लेके फिर उसे बेल के रोटी पकाते हैं तो उस रोटी से फिर हम लोग उसको खाने लायक चपाती बना लेते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि एक आटे का जो पाउडर है वो एक चपाती का रूप ले लिया। तो ये जो परिवर्तन हुआ वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्रियाकलाप पहले करेंगे। यहाँ पे एक चित्र मैं बनाई हूँ। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वाच ग्लास है, बर्नर जल रहा है। यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन है जिसका एक टुकड़ा लिया गया है। मैग्नीशियम रिबन को चिमटे के सहारे पकड़ा गया है और इसे वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। जब मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो उसका एक श्वेत चूर्ण यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसे हम वॉच ग्लास में जमा कर रहे हैं। तो ये जो वॉच ग्लास में श्वेत चूर्ण जमा है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो मैग्नीशियम रिबन था वो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह का जो क्रियाकलाप होता है या परिवर्तन होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने क्रियाकलाप की जो द्वारा दिखाया है उसको यहाँ पे मैं लिख के दर्शाई हूँ। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। मतलब जो श्वेत चूर्ण मतलब जो राख प्राप्त होता है, जो राख अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है वही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे हम लोग देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय किन किन अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, मतलब पूरी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। हो सकता है कि रंग में भी परिवर्तन हो, गैस का निष्कासन हो या गैस का उत्सर्जन हो, तापमान में परिवर्तन हो। तो ये जो अवस्थाएं हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती रहती है। किसी भी वस्तु का अवस्था चेंज हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गैस से निकलेंगी या उत्सर्जित होंगी या फिर उनके तापमान में परिवर्तन होगा। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण बनाना। जैसे यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप 1 में जो किए हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया कैसे करेंगे, उसका रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया। तो उसे हम लोग मैग्नीशियम रिबन की जगह सिर्फ मैग्नीशियम लिख सकते हैं। फिर उसे हम लोग किसकी उपस्थिति में बनाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब वायु की उपस्थिति में बनाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पे, और दोनों की अभिक्रिया से यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये जो गतिविधि है, ये जो प्रक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे हैं और ये शब्द समीकरण हुआ। तो यहाँ पर जब हम लोग शब्द समीकरण बनाए हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे। वैसी प्रक्रियाएं या वैसा परिवर्तन जो एक साथ अभिक्रिया करे उसे कहेंगे अभिकारक, और दोनों की अभिक्रिया से एक नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहेंगे उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दो चीजें होती हैं। जो तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक होगा और तीर चिन्ह के दाहिनी ओर उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये जो शब्द समीकरण है अब इसे हम लोग लिखेंगे सांकेतिक अक्षरों के रूप में। यहाँ पर हम लोगों ने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया है उसी को हम लोग सांकेतिक अक्षर के रूप में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। और उसमें किस तरह से हो रहा है वो यहाँ पर देख लीजिए।
मैग्नीशियम को हम लोग सांकेतिक अक्षर में Mg लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे। ये दोनों अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो उसे हम लोग सांकेतिक अक्षर में MgO लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक रासायनिक समीकरण बन गया। तो ऐसे ही हम लोग जब भी कोई प्रतिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उनका हम लोग पहले शब्द समीकरण बनाते हैं, फिर शब्द समीकरण को हम लोग सांकेतिक अक्षरों में रासायनिक समीकरण बनाते हैं। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित है या नहीं है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है, एक चरण होते हैं, और उस चरण के दौरान पता चलता है कि ये जो समीकरण है पूरी तरह से संतुलित है या नहीं। इसे मैं अभी आगे बतलाऊंगी। देखिए, अभी हम लोगों ने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था Mg + O2 MgO। तो ये जो समीकरण था पूरी तरह संतुलित नहीं था। इसमें हमने क्या देखा, Mg है, फिर O2 है और MgO। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि O2 मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यहाँ भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि समीकरण जो है पूरी तरह से संतुलित नहीं है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम लोग यहाँ का ऑक्सीजन 2 को पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 डालेंगे। तो 2 जैसे ही डालते हैं तो मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो जाती है, इसलिए हम लोग इधर बाईं ओर भी 2 लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो अब ये जो समीकरण है पूरी तरह से संतुलित है। नेक्स्ट समीकरण है, एक है जिसे शब्द समीकरण कहेंगे, उसमें हम लोग शब्दों में पहले लिखा है जिंक। जिंक को हम लोग Zn के रूप में निरूपित करते हैं। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम लोग H2SO के रूप में लिखते हैं। दोनों की अभिक्रिया से मतलब जो अभिकारक है, इनकी अभिक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट को हमने ZnSO4 लिखा और हाइड्रोजन को H2 लिखा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो समीकरण है पूरी तरह से संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान से बाईं ओर की ये जो अभिकारक है उनकी संख्या को देखेंगे कि उनकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बायां पक्ष, और तीर की दाहिनी ओर जो उत्पाद बने हैं उनकी संख्या कितनी है उससे जानने के लिए हम लोग लिखते हैं दायां पक्ष। अब एक एक जो यहाँ पर तत्व है उन्हें लिखते जाएंगे और उनकी संख्या को लिखेंगे और उससे मिलान करेंगे कि दोनों ओर की जो संख्याएं हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले जिंक देखते हैं। जिंक, यहाँ पर जिंक हमारा 1 है, फिर हाइड्रोजन H ये 2 है, सल्फेट यहाँ पे हम लोग इसे पूरा लिखते हैं SO4 तो 1 है। इसी तरह इधर दाईं ओर हम लोग जिंक को देखते हैं, यहाँ पर भी जिंक हमारा 1 है, सल्फेट SO4 लिखते हैं, यहाँ पर 1 है और H2 मतलब हाइड्रोजन हमारा 2 है। तो इस तरह से बाईं और दाईं ओर दोनों पक्षों को मिला के देखते हैं कि बाईं ओर जिंक की संख्या 1 है और दाईं ओर जिंक की संख्या भी 1 है, मतलब दोनों बराबर हो गया। फिर है हाइड्रोजन, बाईं ओर 2 है और दाहिनी ओर भी 2 है, इस तरह से ये भी बराबर है। अब सल्फेट की संख्या भी 1 है, यहाँ 1 है, मतलब कुल मिला के ये जो समीकरण हमारा है ये पूरी तरह से संतुलित है। इसे हमें फिर से मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। यहाँ पर Fe प्लस H2O बन गया हमारा Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर भी इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग मिलान करेंगे। इसकी जो दाहिनी ओर और बाईं ओर और दाहिनी ओर जो तत्वों की संख्या है वो कितनी है, और इसके द्वारा हम लोग पता करेंगे कि ये समीकरण क्या सही है या मतलब संतुलित है या नहीं। इसे फिर से इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग मिलान करते हैं। तो फिर से हम लोग लिखते हैं बायां पक्ष, बाकी की बाईं ओर बायां पक्ष, इसमें हम लोग आयरन है यहाँ पर, इसे Fe लिख लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
अब चूंकि इधर 3 है, इधर 3 है, इधर कम है, तो यहाँ पे हम लोग 3 डाल देंगे, तो हमारा अभी क्या हो जाएगा, आयरन संतुलित हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब हाइड्रोजन हमारा बराबर है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 है, तो हमें इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 करना होगा। तो जैसे हम लोग 4 करते हैं हाइड्रोजन को, तो 4 दूनी 8 हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया। तो अब हम लोग चूंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिक बायां पक्ष में क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 4 डाले तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, तो अब हमें ऑक्सीजन तो मैच कर गया, संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन किधर कम हो गया, इसलिए इस साइड दाहिनी ओर हमें यहाँ पे 4 डालना होगा। तो हम लोग ने अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी 8 हो गया और यहाँ दाहिनी ओर भी हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मिलान करेंगे तो हमारा जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। और अब हमारा जो यहाँ पे संख्याएं होंगी वो इस तरह से होंगी, Fe3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, Fe3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8। तो ये इस तरह का स्टेप लेके हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।